हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज की इस क्लास में बेसिकली हम प्रायद्वीपीय भारत के एक और भाग जिसको नाम दिया जाता है पूर्वी घाट पर्वत को कवर करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं यहां इंडियन ज्योग्राफी को कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको हम यूपीएससी प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर हमने अपना तीसरा चरण या फिर तीसरा अध्याय प्रारंभ किया है जिसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत को हमने कुछ पर्वतों और पठारों में विभाजित किया और फिर इसके पश्चात ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं अभी माउंटेन को कवर कर रहा हूं और माउंटेन को कवर करने के चरण में ही आज का हमारा अध्याय है पूर्वी घाट पर्वत। और फिर इसके बाद हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा एक एक वीडियो पर आधारित। चलिए अब यदि यहां पर हम देखते हैं तो आज का टॉपिक है बेसिकली पूर्वी घाट पर्वत। और यदि पूर्वी घाट पर्वत का हम अध्ययन करें तो सबसे पहले तो कल की क्लास में मुझे आई थिंक ये लगता है कि आपको काफी कुछ नॉलेज हो गया होगा। तो यदि मैं यहाँ पर भारत का मैप बनाता हूँ तो इस भारत के मैप में यानी कि ये महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक एंड देन ये सभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर यहाँ पर आपको उड़ीसा वाला रीजन देखने के लिए मिलेगा। इन सभी रीजन्स को यदि मैं क्रिएट करूँ तो आपको ये पता है, ये बात कल के वीडियो से आपको ज्ञात हो गई होगी कि एक्चुअल में यदि इस भाग में देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं बेसिकली वेस्टर्न घाट माउंटेन, जो कि ताप्ती नदी मुहाने से प्रारंभ होते हैं और ताप्ती नदी मुहाने से प्रारंभ होते हुए ये नीलगिरी क्षेत्र तक जाते हैं। इवन नीलगिरी के दक्षिण में भी इनको सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और यही सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी पहाड़ियां शामिल हैं, जिसमें से ये मध्य वाले भाग में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पर आपको मिलता है, ये है हमारा, एक सेकेंड, ये है नीलगिरी वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा नीलगिरी वाला एरिया आता है। और इसके अलावा जब आप दूसरी ओर देखते हैं तो जस्ट दूसरी ओर आपको एक और माउंटेन दिखाई देता है जो कि अलग अलग राज्यों में विस्तृत है और इसे कहा जाता है बेसिकली पूर्वी घाट पर्वत या फिर ईस्टर्न घाट माउंटेन, यानी कि एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। अब देखिएगा जरा इन पहाड़ियों को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने वेस्टर्न घाट माउंटेन को कंटिन्यूअस और ईस्टर्न घाट माउंटेन दैट इज ये हमने पूर्वी घाट पर्वत को कंटिन्यूअस बनाया है। अर्थात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि भाई जब भी आप ईस्टर्न घाट माउंटेन को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि ये ईस्टर्न घाट माउंटेन अधिक पुराने हैं, सबसे पुराने तो नहीं परंतु हाँ ये अधिक पुराने हैं। और ये अधिक पुराने किसके कंपैरेटिवली हैं तो वेस्टर्न घाट माउंटेन अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत के। और मैंने आपको अरावली में बताया था कि यदि पृथ्वी की एरा के हिसाब से हम लेते हैं अधिक पुराना पर्वत है, क्लियर, पृथ्वी के एरा के हिसाब से हम लें अर्थात युगों के हिसाब से यदि हम लेते हैं तो ऐसा होता है कि जो चीज जितनी पुरानी होती है वायुमंडल के बाह्य कारक उसको उतना ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात यदि मैं ऐसा बोलूं कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में पर्वत निर्माणकारी बल कार्य कर रहा है। अब यदि ये पर्वत निर्माणकारी बल समाप्त हो जाता है तो इस कंडीशन में हिमालय का उत्थान रुक जाएगा और जब हिमालय का उत्थान रुक जाएगा तो आप पाएंगे कि वायुमंडल के अन्य बाह्य कारक इसको धीरे 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 इफेक्ट करना प्रारंभ करते हैं और जब ये इफेक्ट करना प्रारंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका अपर्दन होने लगा है। क्लियर, तो यहां पर मैं अपर्दन की बात कर रहा हूं परंतु ये मैं नहीं बोल रहा कि ये अपर्दित पर्वत है या फिर ये अवशिष्ट पर्वत है। तो यहां पर केवल और केवल मैं अपर्दन की बात कर रहा हूं। तो ये अधिक पुराना है इसलिए बाह्य कारकों ने इसका अपर्दन भी किया है। तो वर्तमान में इसका अपर्दन हो रहा है और बहुत समय से होता आ रहा है। क्लियर, और ये अपर्दन होने का कारण क्या है तो आई थिंक आपको ये ज्ञात होगा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जब हम पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत को स्टार्ट ही कर रहे थे तो यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, प्रायद्वीपीय भारत का जो स्लोप आपको देखने के लिए मिलेगा ये बेसिकली ईस्टर्न पार्ट की ओर मिलता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको स्लोप नजर आएगा और इस स्लोप का परिणाम ये होता है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं ये अपना मुहाना बनाती हैं एक्चुअल में किस एरिया में, इस बंगाल की खाड़ी सागर क्षेत्र में। परंतु कालांतर में
अभी तो मुहाना बना रही हैं, कालांतर में ये पूर्वी घाट पर्वत इनको मुहाना बनाने में बाधा उत्पन्न करता था, यानी कि बीच में एक माउंटेन आ गया। अब ये नदी बंगाल की खाड़ी सागर में कैसे गिरेगी? तो नदियों ने समयानुसार इसको काटा, इसको अपर्दित किया, और अपर्दित करने के परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी सागर में मुहाना बना रही हैं। अर्थात यहां पर जहां जहां पर मैंने गैप बताए हैं या फिर गैप यहां पर शो किए हैं, यहां से कोई ना कोई नदी आती है और साथ में ये बंगाल की खाड़ी सागर में मुहाना बनाती है। दैट इज कि जब आप पूर्वी घाट पर्वत को पढ़ते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत में एक लाइन आती है कि इसका अपर्दन हुआ है, और इस अपर्दन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इस अपर्दन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक तो प्रायद्वीपीय भारत का, एक तो अधिक पुराना होना, और सेकंड आता है प्रायद्वीपीय भारत का ढाल। तो इस पूर्वी ढाल के कारण बेसिकली ये पूर्वी घाट पर्वत आज आपको कटा छटा देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि वर्तमान में ये एक असतत पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अर्थात अब मैं आ जाता हूं अपने मैप पर, और यदि अकॉर्डिंग टू मैप हम देखें तो ये जो हमारा पूर्वी घाट पर्वत है बेसिकली ये एक असतत पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अर्थात ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। और असतत क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि नदियों ने इसको काट छाट दिया है, और इस काटने छाटने के क्रम में आप पाएंगे कि ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है, ना कि एक सतत श्रृंखला के रूप में। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर यहां पर आपने पश्चिमी घाट पर्वत को भी तो कई भागों में बांटा था, परंतु याद रखें इसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, नेचर ने नहीं। तो ये सतत श्रृंखला है, हमने अध्ययन की दृष्टि से और इसके गुणधर्मों के आधार पर इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, परंतु है ये सतत। क्लियर? तो ये है पूर्वी घाट पर्वत, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के कंपैरिजन में पूर्वी घाट पर्वत अधिक पुराना है, अधिक पुराना है तो अपर्दन हुआ है, और अपर्दन होने का मेन कारण है कि पुरानापन यानी कि प्राचीन है, और साथ में प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की ओर होना। और जब प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की ओर है और साथ में इसका अपर्दन हो रहा है, तो याद रखें इसकी चौड़ाई भी उतनी ज्यादा नहीं होगी और इसकी ऊंचाई भी उतनी ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलती। अब ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट जरा अंदाजा लगाना कि इसकी एवरेज हाइट, मैंने आपको माउंटेन की डेफिनेशन बताई थी कि 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, इसका जो पार्श्व ढाल है वो तीव्र हो, और साथ में शिखर संकीर्ण हो, तो इसको आप माउंटेन की डेफिनेशन देते हैं, अदरवाइज ये पहाड़ी है। तो जब आप इस पूर्वी घाट पर्वत को पढ़ेंगे तो आप नाम दे रहे हैं पूर्वी घाट पर्वत, परंतु जब इसमें आप जाबादी, शेवराय और ये शेषाचलम ये सब पढ़ते हैं तो आप नाम देते हैं इनको पहाड़ियां। एक्चुअल में इनका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि सर जब आप इसकी एवरेज हाइट देखते हैं तो ये एक्चुअल में निकल के आती है 650 मीटर। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि कालांतर से ये इतना ही है, भाई कालांतर में ये बहुत बड़ा रहा होगा, बहुत वृहद रहा होगा, परंतु आज इसकी एवरेज हाइट आपको 650 मीटर देखने के लिए मिलती है। परंतु यदि इसकी सर्वोच्च चोटी की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी के बारे में याद रखना, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, कि सर्वोच्च चोटी आपके मन में आ रहा होगा महेंद्रगिरी पर्वत, आपके मन में आ सकता है महेंद्रगिरी पर्वत जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, परंतु याद रखें कि एनसीईआरटी में यह महेंद्रगिरी पर्वत ही लिखा हुआ है। वर्ष 2011 के बाद हुए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि वास्तविकता में यह महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि इससे भी हाइटेड एक चोटी यहां पर विद्यमान है। तो याद रखिएगा कि इसकी सर्वोच्च चोटी की जब भी बात आएगी तो यह निकल के आती है जिंदगढ़ा। इस चोटी का नाम है जिंदगढ़ा, और ये जिंदगढ़ा लोकेटेड कहां है? तो बेसिकली ये लोकेटेड आपको देखने के लिए मिलती है, अच्छा इसकी हाइट है लगभग 1690 मीटर, 1690 मीटर इसकी हाइट है, और साथ में ये लोकेटेड आपको देखने के लिए मिलेगी आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। आंध्र प्रदेश में भी कहां? तो बेसिकली जिस एरिया में विशाखापत्तनम आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस विशाखापत्तनम के आसपास, अर्थात यदि ये आंध्र प्रदेश है तो यहां पर इस एरिया में लोकेटेड दिखाई देता है विशाखापत्तनम, इस एरिया में लोकेटेड दिखाई देता है विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम के पास ही ये देखने के लिए मिलती है। दैट इज वाई कि कई बार इसको कॉल कर लिया जाता है विशाखापत्तनम पीक या फिर विशाखापत्तनम चोटी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअल में इस जिंदगढ़ा को ही विशाखापत्तनम चोटी का नाम दिया जाता है। सेकेंड बात कि यदि आप सेकेंड हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है कि सेकेंड हाईएस्ट पीक दैट इज सेकेंड सर्वोच्च शिखर कौन सा है या फिर हाईएस्ट पीक, मैं एचपी करता हूं, यह है अब हमारा महेंद्रगिरी, यानी कि 2011 में ये चेंज हो गया है, एनसीईआरटी ने इसको चेंज नहीं किया है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, अब कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि जिंदगढ़ा ऑप्शन में है
तो आपको जिंदगड़ा ही मार्क करना है, या फिर स्टेटमेंट में है तो वो स्टेटमेंट सही है। जैसे यदि मान लीजिए स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया कि भाई जिंदगड़ा ईस्टर्न घाट माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, तो ये गलत नहीं है ना। और यदि आ गया कि महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये गलत नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना कि सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस पूर्वी घाट पर्वत को देखेंगे तो इसकी और भी कई विशेषताएं निकल के आती हैं। और क्या है ये विशेषताएं? तो बेसिकली जब आप इस पूर्वी घाट पर्वत को देखते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत का मुहाना या फिर पूर्वी घाट पर्वत प्रारंभ कहां से होता है, इसके विस्तार पर हम बात कर लेते हैं जरा। तो याद रखें कि इसका विस्तार प्रारंभ होता है उड़ीसा में, एक नदी मुहाना बनाती है जिसको कहा जाता है महानदी, जो कि दंडकारण्य पठार की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो ये महानदी मुहाने से प्रारंभ होगा, महानदी मुहाने से ये प्रारंभ होता है और यहां से प्रारंभ होते हुए ये जाता है एक्चुअल में कहां तक, ये जाता है नीलगिरी क्षेत्र तक। और ये नीलगिरी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है और साथ में ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहां पर आकर मिलते हैं। तो यहां पर पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर यहां पर आकर मिलते हैं और इसके कारण इसके एक भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरे भाग में आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहां पर हमने यह भी डिस्कस किया था कि यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम शायद बिलीगिरी रंगारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने बताया था। और इसी के एक भाग में सदाबहार वन तथा दूसरे भाग में आपको पर्णपाती वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। विश्व का एकमात्र स्थान यह है जहां पर बीच मध्य में खड़े होने पर आपको एक और पर्णपाती वन और एक और आपको सदाबहार यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब आप इस ईस्टर्न घाट माउंटेन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में ये ईस्टर्न घाट माउंटेन हिमालय की ही भांति एक वलित पर्वत का भी उदाहरण है। यानी कि ये किस टाइप के माउंटेन में आएगा, तो लाइक जैसे हिमालय एक वलित पर्वत है, सेम थिंग कि यह भी एक फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। दैट इज यह भी एक वलित पर्वत की कैटेगरी में आता है। या तो आप इसको फोल्डेड माउंटेन का नाम दे सकते हो, अन्यथा आप इसे नाम दे सकते हो एक वलित पर्वत का। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं इतनी जरूरी टाइप से, तो यहां पर आवश्यक बात यह है कि जब आपने पश्चिमी घाट पर्वत का कल अध्ययन किया तो पश्चिमी घाट पर्वत एक्चुअल में फोल्डेड माउंटेन नहीं था, यह था एक प्रकार का भ्रंशज पर्वत अर्थात भ्रंशोत्थान पर्वत नाम दिया था इसको हमने। और यह ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत जब क्रिटेशियस काल में अलग हुआ था तो एक्चुअल में यहां पर, अब मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं, तो यहां पर एक प्रोसेस घटित हुई थी कि यहां पर यह था हमारा पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया, ठीक है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पर ये भाग जुड़ा हुआ था किससे, ये भाग जुड़ा हुआ था बेसिकली पश्चिमी घाट पर्वत से। अब एक्टिविटी हुई कि इसके उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण, जरा समझिएगा कि ये लगातार उत्तर पूर्व डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा था, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सागरीय जलधाराओं और साथ में सागरीय बलों ने कुछ बल लगाया होगा और इस बल के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि ये वाला भाग है ना, यानी कि ये जो ऐसी संरचना थी, अब ये वाली संरचना नीचे की ओर आ गई, ये नीचे चला गया और ये वाला भाग आपको इस प्रकार से ऊपर देखने के लिए मिलने लगा। तो यहां पर खड़े होकर ये एक माउंटेन का फॉर्म ले रहा था, तो इसको हमने एक्चुअल में क्या नाम दिया था, यही था हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन। ये बना हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन। तो इस क्रिया को कहा जाता है बेसिकली भ्रंशन की क्रिया, और दैट इज वाई कि मैंने वेस्टर्न घाट माउंटेन को कैसा पर्वत नाम दिया था, तो यहां पर एक भ्रंशोत्थान या फिर एक भ्रंशज पर्वत का नाम दिया था। परंतु याद रखना कि यहां पर भारत में एक ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा जितना या फिर सतपुड़ा की भांति भ्रंशज नहीं है। कारण यह है कि इसका एक ही भाग अवतलित हुआ है, वह भाग जो कि टूटकर अरब सागर में चला गया। यदि आपको ध्यान नहीं आ पा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां हमने कल ही डिस्कस किया था कि यदि ये था हमारा, ये आज आपको दिख रहा है प्रायद्वीपीय भारत, तो कालांतर का पेनिनसुलर इंडिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटा था, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कैसा था, तो इसका विस्तार कुछ इस एरिया का तक था और फिर यह भाग टूटकर जलमग्न हो गया। और जब यह भाग टूटकर जलमग्न हो गया तो यहां पर जो सागरीय क्षेत्र था अर्थात जो सागर था ये निकट आ गया। और जब सागर निकट आ गया तो यही कारण है कि यहां पर आपने बंदरगाहों का अधिक विकास किया है, यह बात हमने कल देखी थी। और यहां पर कुछ
अलग प्रोसेस हुई है। जब पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका निर्माण बेसिकली निर्गमन क्रिया के द्वारा हुआ है, अर्थात नदियों ने अपने अवसादों का जमाव इस एरिया में किया और नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप आज आप देखते हैं कि यह पूर्वी तटीय मैदान पर्वत नहीं, मैदान की भांति या फिर कोस्टल प्लेन की भांति, वैशन कोस्टल प्लेन की भांति ये सकरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा चौड़ा है। इसका कारण क्या है कि यहां से निकलने वाली नदियों ने अपने अवसादों का जमाव इस एरिया में किया है। अब चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वेंगई, जो भी हो, इन्होंने अपने अवसादों का जमाव यहां किया है। तो फिर महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, तो यहीं से समझ लो भाई, है ना, कि यहां पर है, यह है महाद्वीप और यह है सागर, और ये वाला जो तट कहलाएगा ये बेसिकली महाद्वीपीय मग्न तट है। तो इस महाद्वीपीय मग्न तट में जब अवसादों का जमाव होता जाएगा तो फिर ये तट धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, और इसी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है बेसिकली किसका, इस ईस्टर्न घाट माउंटेन का, आप याद रखिएगा। क्लियर? अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का। यह बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यह बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहां पर यदि आप पेनिनसुलर इंडिया को देखेंगे तो एक ये भी कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में इस माउंटेन की हाइट कम है और काट छाट दिया है, और साथ में यह चौड़ा दिखाई देता है, और इसकी हाइट ज्यादा है। कारण यह है कि यह वाला भाग अर्थात पश्चिमी भाग इससे टूटकर अलग हो गया है, दैट इज ये जलमग्न हो गया है, और इसीलिए ये एक भ्रंशोत्थान पर्वत है, और साथ में ये एक वलित पर्वत की कैटेगरी में रखा जाता है, अर्थात फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाता है। दैट इज क्लियर? अब ये डेटा वो था जो कि आपको ईस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में जानने के लिए आवश्यक होता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब यदि ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली मेरे टेलीग्राम हैंडल से, और इसका नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे तो वहां पर मेरा चैनल दिख जाएगा, और वहां पर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यदि चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज ये आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में काम आएंगे, यानी कि आप इसी के थ्रू पढ़ भी सकते हैं और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि यहां पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूं यदि वो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर जरूर देकर जाएं, और साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसके द्वारा मुझे मालूम चल सके कि ये सीरीज वास्तविकता में आपके काम आ रही है और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं कंटेंट अच्छे से अच्छे देने का प्रयास कर रहा हूं, बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इन वीडियोस पर इंगेजमेंट आ सके। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के हिसाब से मैं बना दूं प्लेलिस्ट, तो वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा। यहां पर क्लास 1 जो हुई है हमारी, ऐसे अरेंजमेंट मैं करा दूंगा उसका। क्लियर? मगर आपको बस इतना करना है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, यानी कि अपना रिस्पांस यहां पर देकर जाना है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत के विस्तार के बारे में, अर्थात ये पूर्वी घाट पर्वत कहां कहां पर किस किस नाम से जाना जाता है। तो आपको शायद ये बात अब ज्ञात हो गई होगी कि यहां पर यदि हम देखें तो इस पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार महानदी मुहाने से प्रारंभ होता है, और महानदी मुहाने से प्रारंभ होते हुए ये जाता है नीलगिरी एरिया तक। अब देखना इस मध्य ये किन किन नामों से जाना जाता है, अर्थात इसकी अलग अलग पहाड़ियों को किन किन नामों से जाना जाता है, साथ ही यहां पर एक एक पहाड़ी की लोकेशन जानना भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। अब मैं इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पर डेटा बहुत है, यानी कि एक एक पहाड़ी का मैं यहां पर नाम लिखूंगा और उसी पहाड़ी को अब मैं चारों ओर भी नाम लिख सकता हूं, यानी कि अंदर भी लिख सकता हूं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे से समझ लें बस। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उड़ीसा की पहाड़ियां, अर्थात उड़ीसा में जो पहाड़ी है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जब आप उड़ीसा राज्य में देखेंगे तो देखना यदि आप एटलस खोल कर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं खोलकर बैठे हैं तो मैं यहां पर बना दूंगा। तो सबसे ऊपर आपको बेसिकली दिखाई देती है यह है हमारी गरजात पहाड़ी। एक सेकेंड, यह है हमारी गरजात पहाड़ी। और यदि बात की जाए इस गरजात पहाड़ी की तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यहीं से प्रारंभ होता है हमारा पूर्वी घाट पर्वत, और ये अब एक पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। ये कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है। मैं लोकेशन अभी आपको बता दूंगा, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहां पर अब आपको एक अन्य चोटी, पहाड़ी नहीं, नॉट पहाड़ी, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं पहाड़ी की, यहां पर एक चोटी देखने के लिए मिलेगी। और कौन सी है ये चोटी? तो बेसिकली इस एरिया में नजर आती है
मलयागिरी पहाड़ी। तो मैं यहां पर एक स्मॉल सा एम लिख देता हूं, है ना। इसका अर्थ क्या है, तो ये है हमारी मलयागिरी चोटी। मलयागिरी चोटी, आई थिंक ये एटलस में आपको नहीं मिलेगी, तो आप यहीं पर इसको डायरेक्टली मार्क कर लेना। और इसकी ऊंचाई लगभग है 1187 मीटर, ये लगभग निकल के आती है। क्लियर है भाई। और जब आप इससे भी नीचे प्रवेश करते हैं तो इसके नीचे, एक सेकेंड, इसके नीचे से आपको एक और चोटी देखें, एक और पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी, दैट इज टिकरापारा पहाड़ी। ये हमारी टिकरापारा पहाड़ी। और इसी के नीचे से आपको एक नदी यहां पर अपना मुहाना बनाती हुई देखने के लिए मिलती है, दैट इज ये है हमारी महानदी। और ये है हमारी महानदी का मुहाना, ठीक। और महानदी बनाती है डेल्टा। और दंडकारण्य पठार में ये इस नदी की घाटी जानी जाती है बेसिकली अपने धान के उत्पादन के लिए। तो ये है हमारी, एक सेकेंड, और इसी के दक्षिणी भाग से मिलती है आपको एक और पहाड़ी जिसको कहा जाता है नयागढ़ पहाड़ी। ये है हमारी एक और पहाड़ी जिसका नाम है नयागढ़ पहाड़ी। और इसी के नीचे से फिर एक अन्य चोटी मिलती है जिसका नाम है बेसिकली महेंद्रगिरी चोटी। अब ये है महेंद्रगिरी, तो इसको मैं MG लिख देता हूं ताकि आपको ऊपर वाली चोटी और इसमें कंफ्यूजन ना होने पाए। तो ये है बेसिकली हमारी ये है महेंद्रगिरी चोटी। इज दैट क्लियर। इनकी नेमिंग कर देता हूं मैं। जब आप इससे, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा कहां का हो गया, ये पूरा आएगा हमारा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो ये उड़ीसा का हो गया। अब इसी प्रकार हम आंध्र प्रदेश का भी करेंगे, है ना। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारा उड़ीसा। अब उड़ीसा के पश्चात हम प्रारंभ करते हैं नीचे, यानी कि अब ये खत्म हुई कौन सी, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी के बाद अब प्रारंभ होता है यहां से आंध्र प्रदेश वाला रीजन। और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले तो याद रखना है कि एक और चोटी है जिसे नाम दिया जाता है बेसिकली जिंदगड़ा। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, है ना। क्या बताया था, याद कर लो अब भाई। तो यहां पर हाईएस्ट पीक की हमने बात की थी, तो ये जिंदगड़ा थी। वर्ष 2011 के पश्चात से ये हमारे अस्तित्व में आई थी। तो इसका नाम है बेसिकली जिंदगड़ा। एक सेकेंड, ये है जिंदगड़ा चोटी। और ये जिंदगड़ा चोटी की हाइट मैंने कितनी बताई थी अभी, ये थी लगभग 1690 मीटर। और ये लोकेटेड है बेसिकली जिंदगड़ा चोटी, इसकी लोकेशन आती है आंध्र प्रदेश में 1690 मीटर और विशाखापत्तनम के समीप है। विशाखापत्तनम के समीप होने के साथ ही इसको कॉल किया जाता है विशाखापत्तनम चोटी भी, या फिर विशाखापत्तनम पीक भी इसको कहा जाता है। तो दोनों में से जो भी नाम लिया जाए, आपको ध्यान रखना है कि ये एक ही चोटी है। जब आप इससे नीचे आते हैं, एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, कारण यह है कि मुझे यहां पर गोदावरी और कृष्णा नदियों को भी शो करना है। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं और साथ में इसकी मार्किंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये मैंने इसको शो कर दिया। अब देखिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत पर कुछ चोटियां हैं जहां से विभिन्न प्रकार की नदियां या फिर विभिन्न नदियां ओरिजिन लेती हैं। और ये नदियां कौन सी हैं, तो देखेंगे जब आप, तो एक आपको देखने के लिए मिलती है गोदावरी, है ना, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी के बाद एक आती है हमारी कृष्णा, है ना। और यहां पर जब आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के पास राजमुंदरी के समीप, तो ये दोनों ही डेल्टा आपस में मिल जाते हैं। और इन्हीं के डेल्टाई क्षेत्र में मिलती है एक्चुअल में एक प्राकृतिक गैस जिसका संबंध है इंडिया यूएसए रिलेशन से। इसको कहा जाता है शैल गैस। और इस वाले भाग में बेसिकली ये पूरा पूरा पश्चिमी घाट पर्वत पूर्णतः गायब हो गया है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है एक्चुअल में गोदावरी कृष्णा डेल्टा। गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यहां पर इन नदियों ने कई वर्षों से इस पूर्वी घाट पर्वत को काटा छाटा है। दैट इज वाई आप पाएंगे यहां पर कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र से, इस पूरे एरिया से यह पूर्वी घाट पर्वत पूर्णतः गायब हो गया है। अर्थात यहां पर ये जो डेल्टा बना है, ये बेसिकली डेल्टा इस पूर्वी घाट पर्वत के ही अवसादों से निर्मित कहा जा सकता है। कहा इसलिए जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अवसादों का निक्षेपण पूर्वी घाट पर्वत के अवसादों का भी किया गया है।
क्लियर। तो यह है गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो कि शैल गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर अब आपको कुछ और पहाड़ियां विद्यमान देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए डेल्टाई क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं कि यहां पर गायब है, परंतु जब आप आंध्र प्रदेश वाले रीजन को देखेंगे तो यहां पर अब अलग अलग एरिया में इसी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। जैसे अब इन पहाड़ियों को थोड़ा सा हौच पौच बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, प्रयास नहीं करेंगे, हौच पौच हो ही जाएंगी। तो यहां पर यदि हम देखें तो वैलीकोंडा, वैलीकोंडा के बाद पालीकोंडा, पालीकोंडा के नीचे शेषाचलम, और फिर यहां पर आपको अन्य पहाड़ियां विद्यमान दिखाई देती हैं। जैसे कि अब मैं इनकी नेमिंग करता हूं तो इनकी नेमिंग अब मैं दूसरी साइड करूंगा, यानी कि इस साइड आ जाता हूं। कारण यह है ज्यादा हौच पौच ना होने पाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या नाम दिया है, वैलीकोंडा, एक सेकेंड, वैलीकोंडा। यूपीएससी में मैपिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। वीडियो मैपिंग के कारण बड़ा हो सकता है, परंतु याद रखिएगा ये मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। वैलीकोंडा, वैलीकोंडा के बाद नेक्स्ट आती है ये हमारी पालीकोंडा, और पालीकोंडा पहाड़ी के पश्चात, ये पालीकोंडा पहाड़ी, इसके पश्चात मिलेगी आपको शेषाचलम पहाड़ी। और शेषाचलम सुन तो लिया होगा आपने, पुष्पा 2 भी आने वाली है ना। तो यहां पर ये शेषाचलम पहाड़ी, जिसको पुष्पा मूवी में बताया गया था, है ना, हीरो का नाम मुझे नहीं पता है, परंतु ये डायरेक्टली संबंधित है शेषाचलम के जंगलों से। अब याद रखिएगा कि विश्व में ये शेषाचलम के जंगल 2 कारणों से फेमस है ना, या फिर ये शेषाचलम की पहाड़ियां 2 कारणों से फेमस है। एक तो है कि यहां पर प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल, प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल जिसको नाम दिया जाता है बेसिकली तिरुपतिनाथ बालाजी टेम्पल, इन्हीं पहाड़ियों के समीप आता है तिरुपतिनाथ बालाजी या फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल। और साथ में दूसरा है कि विश्व में ये अपने चंदन के वनों के लिए जाना जाता है। अब जरा एक बात याद रखिएगा कि यदि मैं यहां पर बात कर रहा हूं चंदन के वनों की, तो इसके लिए एसेंशियल है कि आप ये थोड़ा सा फैक्ट जान ले। यदि आप देखेंगे तो एक और आपको देखने के लिए मिल रहा है यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत, और इसी के दूसरी ओर मिलता है हमें पूर्वी घाट पर्वत। अब इस पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत की कुछ विशेषताएं हैं जो कि भिन्न भिन्न है, और ये विशेषताएं जो कि लगभग समान है। अब ये विशेषताएं क्या हैं, तो यहां पर कुछ एंडेमिक स्पीसी पाई जाती हैं, अर्थात यहां पर कुछ स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये स्थानिक प्रजाति या फिर एंडेमिक स्पीसी हैं किसकी, तो बेसिकली एक वनस्पति की। और जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि वहां पर वनस्पति का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा मोटा पेड़ पौधा हो, वहां वनस्पति का मतलब विशालकाय वृक्ष से लेकर छोटे मोटे पेड़ पौधों तक से होता है उसका अर्थ। तो यहां पर कुछ वनस्पतियां विद्यमान हैं जो कि यहां की स्थानिक हैं, और ये स्थानिक वनस्पति कौन सी है, तो याद रखें जब आप इस एरिया में देखेंगे ये यहां की भी स्थानिक है, और साथ में जब आप इस एरिया में आएंगे दैट इज ईस्टर्न घाट माउंटेन में देखते हैं तो यहां पर भी आपको एक स्थानिक स्पीसी या फिर वृक्षों की एक स्थानिक प्रजाति देखने के लिए मिलेगी। और कौन सी है ये स्थानिक प्रजाति, तो जब आप पूर्वी घाट पर्वत पर देखते हैं तो इसे कहा जाता है रेड सैंडल वुड, दैट इज इसी को कहा जाता है रक्त चंदन, रक्त चंदन। अब चंदन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाल चंदन जिसको रक्त चंदन का नाम दिया जाता है, और एक आप पाएंगे कि एक होता है बेसिकली व्हाइट चंदन या फिर व्हाइट सैंडल, जो कि हम बेसिकली घरों में यूज करते हैं भगवान के लिए। क्लियर। तो यहां पर ये जो रक्त चंदन है, याद रखें कि ये पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये वर्ल्ड में क्यों फेमस है, तो वर्ल्ड में वन एंड ओनली प्लेस है जहां पर ये मिलता है। कौन सी प्लेस, तो ये बेसिकली शेषाचलम के जंगल, और इसी को बताया गया था मूवी पुष्पा में। क्लियर। और यहां पर भी एक एंडेमिक स्पीसी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखें एंडेमिक स्पीसी या फिर स्थानिक प्रजाति वो प्रजाति होती है जो उस स्थान विशेष के अलावा और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। जैसे यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत में मैंने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा रहा था तो वहां पर लॉयन के बारे में बताया था कि लॉयन स्थानिक प्रजाति है, एंडेमिक स्पीसी है एक्चुअल में अफ्रीका में सवाना घास के मैदानों की। और यदि पूरे वर्ल्ड में ये प्राकृतिक रूप से और कहीं पर पाई जाती है तो वो है गुजरात का गिरवन वाला क्षेत्र, अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया। तो याद रखें ये होती है स्थानिक प्रजाति, यानी कि जो एक स्पेसिफिक स्थान पर पाई जाती है और किसी स्थान पर वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, उसे उस स्थान की एंडेमिक स्पीसी कहा जाता है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर एक
पौधा भी है, सॉरी एक और वनस्पति है जहां पर आप ईस्टर्न में देखते हैं, तो इसको कहा जाता है वाइल्ड ड्यूरिन ट्री। अब क्या है ये वाइल्ड ड्यूरिन ट्री? तो आपने कटहल देखा होगा, है ना, बस वैसा इसमें फल लगता है। तो ये वाइल्ड ड्यूरिन ट्री बेसिकली एंडेमिक स्पीसी है कहाँ की? ये ईस्टर्न घाट माउंटेन की। अब देखिएगा एक और बात मैं आपको बता देता हूं यहीं पर कि जब आप इस ईस्टर्न घाट माउंटेन को देखेंगे ना, तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में या फिर पूरे भारत में मॉनसून का आगमन आप कहां से पाते हैं? तो हम प्राय ये बोलते हैं कि मॉनसून का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है, और जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसकी एक शाखा कहलाती है अरब सागर शाखा। ये जो शाखा होगी ये कहलाएगी बेसिकली अरब सागर शाखा, और दूसरी कहलाएगी बे ऑफ बंगाल शाखा। यानी कि ये दो शाखाओं में विभाजित होगा, एक बनेगी अरब सागर और एक बनेगी बंगाल की खाड़ी। अब किसी भी पवन को, अब ये वाली बात मैं कंप्लीट करूंगा, उससे पहले ये वाली बात सुन लो, क्लियर, क्योंकि ये छूट जाती है प्राय। तो किसी भी पवन को वर्षा कराने के लिए आवश्यक ये है कि वो किसी ना किसी माउंटेन से टकराए या फिर हाईलैंड से ये टकराए, और जब ये उस माउंटेन से टकराएगी तो इस माउंटेन से टकराने के परिणाम स्वरूप ये पवन ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप फिर संघनन होगा, विखंडन होगा, और संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा, और फिर होगी वर्षा। अब इसको डिटेलिंग में समझेंगे इंडियन मॉनसून वाले चैप्टर में, परंतु यहां पर आवश्यक यह है कि इससे टकराए और टकरा कर ये ऊपर जाए, ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन हो, और क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू फिर यहां पर वर्षा होती हुई आपको नजर आए। यहां पर नहीं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हो यही रहा है पश्चिमी घाट पर्वत पर, और इसीलिए शायद हमने देखा था कल वाली क्लास में कि यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्चुअल में इस एरिया में प्रवेश करने पर यह पड़ता है हमारा वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र। परंतु याद रखें कि यहां पर ये जो बंगाल की खाड़ी सागर शाखा है ये किसी से टकरा नहीं रही है, यानी कि इसको विक्षेपित करने के लिए या फिर ऊपर उठाने के लिए कोई यहां पहाड़ी विद्यमान नहीं है। तो इस कंडीशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी सोमालियन जेट स्ट्रीम, दैट इज ये हमारी सोमालियन जेट स्ट्रीम, क्लियर है। इसको सोमालियन जेट स्ट्रीम इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये सोमालिया की ओर जाती है, क्लियर। तो ये है हमारी सोमालियन जेट स्ट्रीम, और जब ये सोमालियन जेट स्ट्रीम इस बंगाल की खाड़ी सागर शाखा को पुश करती है, यहां से आएगी तो पुश करेगी, तो पुश करने पर यह टकराती है एक्चुअल में इस ईस्टर्न घाट माउंटेन से, और फिर इसके कारण इस ईस्टर्न घाट माउंटेन पर अर्थात पूर्वी घाट पर्वत पर फिर आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी, क्लियर। तो याद रखें कि पूर्वी घाट पर्वत पर भी वर्षा होती है, और यह वर्षा होती किसके कारण है बेसिकली? तो याद रखिएगा ये वर्षा होती है सोमालियन जेट स्ट्रीम के कारण। और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि वर्षा कितनी होगी, इस एरिया में वर्षा कितनी होती होगी, तो यहां पर लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, जो कि स्वयं में अच्छी है। और जब यहां पर इतनी अच्छी वर्षा हो रही है तो यह क्षेत्र भी किसके लिए जाना जाएगा? बट ऑब्वियस है कि यह क्षेत्र भी जैव विविधता के लिए जाना जाएगा, और जैव विविधता के कंटेक्स्ट से ही तो हमने यहां पर शेषाचलम के पास रक्तचंदन और साथ में अन्य चीजों का अध्ययन अभी किया, यानी कि बायोडायवर्सिटी के अनुसार यदि हम देखें तो जीव जंतुओं के लिए भी ये जाना जाता है। जैसे भीतरकणिका वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वहां पर महामगरमच्छ की हम बात करेंगे, ऑलिव रेडले कछुओं को का अध्ययन करेंगे। तो ये सभी बातें यानी कि ये सभी किसमें आती हैं? बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत ही आती हैं। परंतु याद रखें कि वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो ईस्टर्न घाट माउंटेन पर या फिर पूर्वी घाट पर्वत पर आपको कम बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पश्चिमी घाट पर्वत पर सदाबहार वनों का विस्तार मौजूद है, और पूर्वी घाट पर्वत पर पर्णपाती वनों का विस्तार मौजूद है, और वर्षा में काफी डिफरेंस है। इवन यदि मैं बात करूं वर्ल्ड में हॉटस्पॉट एरियाज की, है ना, वर्ल्ड में मैं यदि हॉटस्पॉट एरिया की बात करता हूं तो आपको यह बात तो कल की ध्यान होगी आई थिंक कि यहां भारत ने या फिर भारत सरकार ने 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए हैं, जिनमें से एक आता है क्या? एक आ रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और एक देखने के लिए मिलता है अगस्त के मलाया या अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और एक आता है अगस्त के मलाया या फिर अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। और ये दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ये भाग भी हैं। क्लियर? यानी कि ये दोनों ही क्षेत्र महत्वपूर्ण है, परंतु ईस्टर्न घाट माउंटेन में अभी ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन में ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। ये इसके बारे में जो हमने कल पढ़ा था। अब वापस से आते हैं हम अपने अध्याय पर, और हम यहां पर कवर कर रहे थे बेसिकली पहाड़ियों को। अब यहां पर हम तमिलनाडु की पहाड़ियां कवर करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। अब यदि आप इसी के नीचे देखोगे तो एक अन्य पहाड़ी और नजर आएगी, और यह एक अन्य पहाड़ी कौन सी है? तो बेसिकली इसे नाम दिया जाता है, यह पहाड़ी है नागारी पहाड़ी, नागारी हिल या फिर नागारी पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश की अंतिम पहाड़ी है, नागारी हिल या फिर नागारी पहाड़ी। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिएगा यहां तमिलनाडु में भी कुछ पहाड़ियां विद्यमान हैं। अब इनके नाम ध्यान से, है ना। तो यहां पर सबसे पहले निकल के आती है जावादी। तमिलनाडु की पहाड़ियों में जावादी, शेवरॉय, पंचामलाई। फिर यहां पर एक नदी देखने के लिए मिलेगी जो कि अपना मुहाना बनाती है बेसिकली मन्नार की खाड़ी के आसपास वाले इलाके में, और इस नदी का नाम है कावेरी नदी। फिर यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी बेसिकली ये है हमारी शिरुमलाई पहाड़ी। अब देखिएगा मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं एक और बार कि यहां पर यदि आप देखें तो ये है हमारी जावादी। अब लिखूं कहां? चलो, शेवरॉय पहाड़ी, ये है हमारी जावादी पहाड़ी। इसको मैं कुछ इस प्रकार से, बच्चों बस आप समझ जाना है ना, यहां पर हौच पौच नहीं होने दे रहा हूं मैं, प्रयास रह रहा है मेरा, परंतु यदि हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप कंसीडर करें। ये तो ये है हमारी जावादी पहाड़ी। ऑर्डर हमेशा याद रखें, जावादी, शेवरॉय, फिर आएगी हमारी पंचामलाई, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज पंचामलाई, और फिर लास्ट वाली को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं पहाड़ी, और फिर हमको मिलती है यह सिरुमलाई। यानी कि इसको मैं एस और एम डिकोड करता हूं और साइड में मैं कहीं पर लिख देता हूं, यह है हमारी सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, पिंक है तो यहां पर सिरुमलाई पहाड़ी। अब देखिएगा इन्हीं के बीच में मैंने एक नदी भी बताई है। तो ये नदी कौन सी है? बेसिकली ये है हमारी कावेरी नदी, और इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की एकमात्र वर्षवाहिनी नदी का दर्जा दिया जाता है। दैट इज, इसका कारण क्या है? तो बेसिकली इस कावेरी नदी को 2 मॉनसून से जल प्राप्त होता है, और ये 2 मॉनसून हैं कौन से? तो एक है दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी जलधारा, और एक आती है हमारी, यानी कि यहां पर सबसे पहले एक है साउथ वेस्ट मॉनसून, और एक जिसको हम नाम देते हैं लौटता मानसून का, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का। इतनी बात क्लियर है भाई, है ना। और इसीलिए ये वर्षवाहिनी नदी की कैटेगरी में आती है, वन एंड ओनली। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर अब हमने इस पूरे पूर्वी घाट पर्वत को अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। आप बस इतना करिएगा कि इनका नॉर्थ से साउथ ऑर्डर, है ना, एक पेज में लिख लीजिएगा। यानी कि उड़ीसा में कौन सी है, आंध्र प्रदेश में कौन सी है। मैं यहां पर पूरा का पूरा बांट देता हूं कि जहां पर आपको शेषाचलम दिख रहा है और नागारी पहाड़ियां दिख रही हैं, नागारी पहाड़ियों के पश्चात चालू हो जाता है क्या? तमिलनाडु वाला पोर्शन, जावादी, शेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई वाला। और यहां पर जो आप नयागढ़ हिल देख रहे हैं, अर्थात जिंदगढ़ा से ऊपर, ये पूरा पार्ट आता है हमारा आंध्र प्रदेश वाला रीजन। तो यहां पर हमने पूरी पहाड़ियों को अच्छे से कवर किया है। इनका नॉर्थ से साउथ ऑर्डर आपको याद कर लेना है, और साथ में इसको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से रिवाइज करना है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो टेलीग्राम से ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और साथ में आप ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपना पॉजिटिव रिस्पांस देकर जरूर जाएं। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।